हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है। और आज के दिन हम इग्नू बीएससी का पार्ट थर्ड देखेंगे। और आज के दिन हम सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर्स है हमारी बुक में उसको सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से इन क्वेश्चंस को करो क्योंकि ये क्वेश्चंस केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्योंकि हम वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं अच्छे से। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज इस बात को ध्यान से देखते जाइए कि क्वेश्चन आंसर कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ओके ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट एंड देन वॉक्स 1.5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। डिटरमाइन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो देखिए मेरे साथियों, ये क्वेश्चन आपको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखाता हूं। अब इस क्वेश्चन की एक एक वर्डिंग को पकड़िए आप। अब एक मैन है जो 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। क्या ये 1 किलोमीटर ईस्ट मान लें? चलो, मानने से पहले मैं आपको डायरेक्शन बना के दिखाता हूं उसके बाद, ठीक है? हाँ, ये ग्राफ। अब इस ग्राफ में ये जो डायरेक्शन है, ये ईस्ट की, ये वेस्ट की, ये नॉर्थ की और ये साउथ की। आप में से कई हो सकते हैं पूछेंगे कि सर जरूरी है क्या ये ईस्ट हो? सच बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हमेशा यही डायरेक्शन ईस्ट मानते आए हैं। तो चलो इसको ईस्ट मानते हुए सॉल्व करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हमें 1 किलोमीटर ईस्ट चलाना है। ये रहा 1 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है ना? मैं इसको दोबारा बनाता हूं, 1 किलोमीटर ईस्ट। ओके ना? लिख लेते हैं। डायरेक्शन भी मैंने मार्क कर ली। उसके बाद 1.5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से 60 डिग्री बेंड करा देना है। राइट है ना? तो अगर हम बेंड कराएंगे तो कैसे? देखो, ये रहा नॉर्थ का पार्ट। अब यहां से 60 डिग्री मान लो ये है, तो हमें यहां से बेंड कराना है। इसको मैं इस पेन से बना देता हूं, ये 1.5 किलोमीटर, ठीक है ना? ये, तो हमने जो ये एंगल बनाया, दिस इज 60 डिग्री। बात याद रखिए आप। ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोले इसलिए यहां से फेस हमने टर्न कर दिया। और दूसरी बात ये भी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। अभी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे? हमारे पास एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो ये हुआ ना दो वेक्टर के बीच का एंगल। सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल भी नहीं। ये एंगल दो वेक्टर का नहीं है। जरा बताइए, ये जो पहला वाला वेक्टर है ए, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? आगे की ओर ना। इसीलिए ये वाला जो एंगल अभी मैंने बनाया, ये है आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या बात याद रखेंगे? भूलेंगे तो नहीं? वेरी गुड। अब देखिए आगे हमें बनानी है इसकी रिजल्टेंट। तो भैया क्या होती है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की? शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल ये, फाइनल वो। तो ये जो है, ये है इसकी रिजल्टेंट। हमें ये बनाना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आपको ऐसे बना के दिखलाना पड़ेगा। ये कौन सा है? फर्स्ट। क्या सेकंड करें अब? अगर फर्स्ट आ गया हो समझ में तो सेकंड पे चल सकते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन को बनाएंगे। फर्स्ट को थोड़ा साइड कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। अब जरा सेकंड क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सपोर्टेड बाय टू केबल्स which exert force F1 and F2 shown in figure 1.21। तो यहाँ पर जो फिगर दिख रही है आपको डायग्राम, इस डायग्राम में इसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, इसको केबल, दो केबल सपोर्ट कर रही है। एक ये, अ, एक ये केबल है और एक ये केबल है, ठीक है ना? और ये ऑब्जेक्ट का वेट जो नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से खींच रहा है। अब इस सारी कहानी में जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो है 400 न्यूटन। तो हमें बताना है F1 एंड F2 इफ द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। देखिए, न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, उससे पहले इसको बेहतर तरीके से करें तो हम पहले गिवन डाटा वगैरह लिख लेते हैं। देखो लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ वो एग्जाम में लिखने लायक है। ठीक है ना? तो सेकंड क्वेश्चन को करें। हम पहले गिवन डाटा लिख लो क्या क्या है। देखो डायग्राम दिया हुआ है, तो बनाने की अपने को नीड नहीं है। बनाना होगा फिर भी बना लेंगे बाद में, ठीक है ना? बनाने की नीड अपने को नहीं है। हमें दिया है कि भाई F1 एंड F2 फोर्स दिए, ठीक है। वेट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, वेट लिख लेते हैं। वो कितना है? 400 न्यूटन। पता है ना कि वेट भी एक फोर्स होती है, इसलिए इसको न्यूटन में।
और हमें F1 F2 का बताना है, और वो तब जब नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट 0 है। नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स जानते हैं ना कि भले ही ऑब्जेक्ट पर 4-5 फोर्स लगे, लेकिन सब मिला के 0 है, ठीक है ना? वो कहीं नहीं जा रहा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, पेन को ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो नीचे नहीं जा रहा है ये, ना ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर फोर्स लगा रखी है, बैलेंस कर रखा है इसको। बात समझ में आई क्या? चलो, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? तब हम काम करेंगे आगे। हुँ, ये वो ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, ये वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल दिया है 120, दोनों ही 120 दिए हुए हैं, ठीक है? नीचे वेट। अब हम F1 और F2 का पता लगाते हैं। देखिए, हमें ऑलरेडी बोल दिया है कि नेट फोर्स 0 है। ऐसा केस है तो नेट फोर्स तभी 0 हो सकती है जो x को माइनस करे, y को माइनस करे। एक y ऊपर, एक y नीचे, तो जाके माइनस, तब जाके बैलेंस हो जाती है फोर्सेस। तो अब इनको समझने के लिए कि x में क्या है, y में क्या है, तो इनके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। बनाए कंपोनेंट, चलिए। F1 का x में कितना इफेक्ट है ना? फिर से बताता हूं मैं। मैंने पूछा कि इस डायरेक्शन में इसका कितना इफेक्ट है, ये बताओ। तो क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो यहां पर आएगी, राइट ना? तो ये है इसका पहला कंपोनेंट, राइट ना? ये इसका पहला कंपोनेंट है, तो दूसरा कंपोनेंट कैसा होगा? दूसरा कंपोनेंट मजबूरी होती है जो इस पे परपेंडिकुलर बनाना है। बनाते हैं? और वो यहां बनेगा, लेकिन कितना? तो आंसर है इतना। ये इसका दूसरा कंपोनेंट होगा, राइट ना? ये सबको पता है बात? लिखी थी अपन ने? ठीक है। तो ये F1 के दो कंपोनेंट हो गए। इसी तरह से हम F2 के भी बनाएंगे कंपोनेंट। तो F2 का कंपोनेंट बनेगा ये इतना और इतना। क्या बात क्लियर है? लेकिन अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए ध्यान से, ये एंगल कितना होगा? बहुत ध्यान से बताइए। देखिए, आप बोलेंगे सर ये पूरा जो एंगल है वो 180 होगा, राइट ना? ये पूरा एंगल 180 होगा। उस 180 में से अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? बताएंगे? 60 डिग्री। एम आई राइट? अगर वो 60 है तो ये बताओ ये कितना होगा? 30, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है आपस में, 60 और 30। क्या मैंने सही कहा? चलिए, अगर सही कहा तो फिर हम इसको सॉल्व कर लें। डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है ना? कितना होगा ये? 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो वो भी 30 डिग्री होगा। सही कहा मैंने? अब अगर ऐसा केस है तो अब ये बताइए कि एंगल के सामने जो होता है पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसीलिए ये कितनी होगी? F1 साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री। और उसी तरह से F2 के लिए भी करेंगे तो ये हो जाएगी F2 साइन 30। क्या ऐसा होगा? F2 साइन 30। अब जो साइन सामने वाला होता है एंगल के, तो नीचे वाला क्या होता है? कॉस। तो ये हो जाएगा F1 कॉस 30, और वो कितना होगा? F2 कॉस 30। ऐसा ही होगा कुछ। अब देखिए, x में आ गया, y में आ गया, तो अब इनको हमें सॉल्व करके चले। अगर हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। हाँ जी, F1 प्लस F2 साइन 30 कितना हो जाएगा? F1 और साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो इसलिए F1/2 प्लस F2/2, ठीक है ना? ये दोनों ऐड हो गए, और ये किसको बैलेंस कर रहे हैं? वेट को। वेट कितना है? 400। ये बन गई पहली इक्वेशन। हम यहां से सॉल्व कर लें अगर, तो कितना बनेगा? चलो अभी सॉल्व कर लेंगे, पहले यहां से देखो जरा F1 और F2 को। मैं डायग्राम थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि जगह बन जाए। हम्म, ठीक है। F1 cos 30। अच्छा बताइए मेरे को, F1 cos 30 कितना होता है? √3/2। सही है ना? ये किसके इक्वल है? x वाले के। यानी कि F2 cos 30 √3/2। √3/2 कैंसिल। क्या पता लगा कि सर F1 और F2 तो आपस में इक्वल हैं। जी बिल्कुल, F1 और F2 आपस में इक्वल हैं, और इसी बात को हम फर्स्ट में यूज करेंगे। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको अप्लाई कर दें, मैं जगह बना लेता हूं फर्स्ट के लिए। हम्म, अगर हम इसको यहां अप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा? दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों बन जाएगा 2F1 अपॉन में 2। 2 से 2 कटेगा, कितना आया भाई ये? 400 न्यूटन। अगर F1 400 न्यूटन है तो F2 भी कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन। क्या मैंने सही कहा?
बिल्कुल। क्या इस क्वेश्चन के आंसर को आपको अटेम्प्ट करना आया? जिसको भी डाउट है प्लीज बताइए। करें आगे? चलिए, वेरी गुड। आगे करते हैं अपन अब। हम्म थर्ड क्वेश्चन है, अ बर्ड फ्लाइज डायरेक्टली अपोजिट टू द विंड एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें देखिए, एक बर्ड है, ये वो आगे जा रही है, इसने बोला डायरेक्टली अपोजिट टू द विंड, तो हवा कहीं ना कहीं सामने से बह के आ रही होगी भाई, इसके अपोजिट, है ना। अब इसने आगे क्या स्टेटमेंट दिया, अ बर्ड फ्लाइज डायरेक्टली अपोजिट टू द विंड एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। जो बर्ड की स्पीड है वो कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, विद रिस्पेक्ट टू द विंड, यानी कि विंड के रिस्पेक्ट में। देखो भाई, आपने 11th में पढ़ा होगा, जो ये स्पीड है, वेलोसिटी है, ये सब की सब रिलेटिव होती हैं। किसी की भी स्पीड जब पूछते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में पूछी गई, ये भी जरूरी होता है। याद रखेंगे आप अगली बार से। यहां पर साफ साफ बोला हुआ है कि सर देखिए, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड, इट इज 2 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दिया हुआ है। विंड फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है, यानी कि यहां पर ईस्ट है और यहां पर वेस्ट है, इसी तरफ विंड फ्लो कह रहे, डायग्राम करेक्ट है। उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ विंड 1 किलोमीटर पर आवर, लेकिन भाई साहब किसके रेस्पेक्ट में स्पीड है ये, ग्राउंड के। हम जितनी भी स्टडी कर रहे हैं स्पीड की, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ग्राउंड हम सबके लिए रेस्ट होता है और हम उसी के रेस्पेक्ट में चलते होते हैं। हम हमेशा जब चल रहे हैं आगे पीछे की तरफ, तो किसके रेस्पेक्ट में मूव करते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइट ना। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड का, लिखते नहीं है, केवल इतना लिखते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो हमसे जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो लिखो। क्या पूछा इसने, वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये निकालना है। यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का लगेगा फॉर्मूला, और उसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। जिनको भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जिनको भी जानने की इच्छा होगी, वो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं सिखा दूंगा। और जिनको पता है कैसे करना है, तो वो देखिए। वी नो कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द विंड, ये क्या होगी, जो पहले वाला हमने पहले लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है ना। बर्ड आगे की ओर जा रही है, विंड पीछे की तरफ आ रही है, तो माइनस तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूले का है, ये माइनस फॉर्मूले का होता है। लेकिन जो ये माइनस लगा रहा हूं मैं, ये बर्ड के नजरिए से या विंड के नजरिए से, किसी की नजर से मान लो, वो बर्ड जो विंड है वो अपोजिट आ रही है, ऐसे। हम चाहे तो इसको मान लें, इसके नजर से मानेंगे तो ये जो बर्ड की स्पीड है वो माइनस आ जाएगी, और अगर हम बर्ड के नजर से देखेंगे तो जो विंड की स्पीड है वो अपोजिट होगी, यानी माइनस में। बात ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। क्या कैसे निकलेगा भाई, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आके हो जाएगा माइनस। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड कितना है, 2, वो कितना है भाई, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1, ये प्लस का यहां आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गई बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ में आया ए पार्ट। बी पार्ट करने के लिए तैयार हैं, चलिए अब बी पार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई बी पार्ट, जिनको भी सीखना है बहुत अच्छे से सीखो ध्यान से। ये सारे के सारे बेसिक्स हैं जो 11th क्लास में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, मतलब कर चुके हैं अपन। अच्छा, बी पार्ट में थर्ड के यहां पर ये कहता है कि अ मैन रोज अ बोट अक्रॉस द रिवर, यानी एक आदमी रिवर को पार करने के लिए बोट को चलाता है एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है। द रिवर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। मान के चलो कि ये रिवर है, रिवर ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ऐसे करके। अच्छा, रिवर की स्पीड है वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिखते चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, कहीं बोला नहीं, बोला ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानना है। और मैन की जो स्पीड है बोट की, वो है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। बात ठीक है। डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच, हमें डायरेक्शन निकालनी है, इन विच द मैन मस्ट रो हिज बोट, यानी कि अपनी बोट को वो किस डायरेक्शन में लेकर चलाए ताकि वो कहां पहुंचे, विशेष टू लैंड ऑन द अदर बैंक एट अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर आदमी
यहां से चलना स्टार्ट करता है तो इसके डायरेक्ट अपोजिट यहां पर, यहां आने के लिए इसको किस डायरेक्शन में होना चाहिए? पहले तो समझो जरूरी क्यों है। अगर वो डायरेक्ट सामने की तरफ जाएगा तो विंड की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, रिवर की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। भाई जब वो ऐसे जा रहा होगा तो रिवर उसको ऐसे ले जाएगी धक्का मार मार के, तो वो ऐसे जाएगा। फिर बात समझ में आ रही है ना? तो हमें उसको यहां पहुंचाना पड़ेगा, तो यहां से चलाना पड़ेगा तिरछा। यहां से चलाएंगे तो जाके वहां पहुंचेगा। अब वो कितना चलेगा उस बात को हमें निकालना है। निकालें? अब निकालेंगे उसलिए हमें मानना पड़ेगा कि भाई साहब देखो वो बोट ऐसे करके ले जाता है। ऐसे मतलब डायरेक्शन कितनी है? वो जहां जाना चाहता है उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से उसने ये थीटा एंगल बेंड किया। बात ठीक है ना? थीटा एंगल बेंड किया है, तो हमें वही थीटा निकालना है। ये किसकी स्पीड है? बोट को जो वो लेके जाएगा। और रिवर की स्पीड ये रही, है ना? कितनी भाई? 1.2 मीटर पर सेकंड। थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये इतनी है। अब ये हमें सॉल्व करना है। देखो भाई हमें पता है कि साफ साफ आदमी को सीधा जाना है, दाएं बाएं तो नहीं जाना। इससे दाएं बाएं वाला इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहां पर इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। इसका कंपोनेंट पहले इस डायरेक्शन में इतना होगा और अपर डायरेक्शन में इतना होगा, और यही हमें निकालना है। ये हमें निकालना है ना? हाँ। क्या निकालना है? एंगल निकालना है। चलो ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात ध्यान से देखिए, ये जो थीटा है ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। लेकिन जरूरी नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एंगल के सामने वाला पार्ट क्या होता है? आप बोलेंगे सर साइन थीटा होता है ना? तो क्या ये वी भी साइन थीटा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और सर देखिए लेफ्ट में राइट में तो जा नहीं रहा, जो उसकी ये वेलोसिटी है क्या वो इसके इक्वल होगी? यस होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी, तभी तो वो ना लेफ्ट जा रहा है ना वो राइट जा रहा है। इसलिए वो कहां जा रहा है? एकदम स्ट्रेट। चलो, अगर इक्वल होंगी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वी बी साइन थीटा रिवर की स्पीड के इक्वल है, यानी कि 1.2? हाँ कि ना? हमें निकालना है साइन थीटा यानी कि एंगल। तो बताइए साइन थीटा कितना होगा? सर आप बोलेंगे कि वी बी डिवाइड में आ जाएगा। 1.2 वी बी वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है? 2 है नहीं है? अब इसको डिवाइड कर लो। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे 0 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 6। यहाँ काटेंगे कितना आएगा? 10। तो 0.6, 0.6। तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा निकालेंगे साइन इनवर्स, हाँ, साइन इनवर्स 0.6। अब 0.6 की वैल्यू क्या होती है? चलो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। साइन इनवर्स 0.6 ये होते 37 के अराउंड। ये निकल के आ रही 36.869। इतना एंगल निकल के आ रहा था, डिग्री, है ना? बिल्कुल सही है। तो ये एंगल कितना है? लगभग 37 के अराउंड। और अगर हमें यहां से पूछे एंगल, यहां से ऐसे करके, तो कितना एंगल होगा? भाई देखो ये 90 डिग्री है नहीं है 90 डिग्री? तो अगर ये पूरा एंगल पूछेगा तो 90 डिग्री ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा? 37 में अगर 90 डिग्री ऐड करेंगे तो अप्रोक्स 127 डिग्री आ जाएगा, है ना? वो तो हमारी चॉइस है कि हमने थीटा माना किसको है। हम तो बोल रहे हैं जहां जाना है उससे हल्का सा, यानी कि जहां जाना है स्ट्रेट पॉइंट पर, वहां से 37 डिग्री लेफ्ट की तरफ मुड़ जाइए, तब बोट को जाइए, पार करके जाइए, आप एकदम स्ट्रेट पॉइंट पे पहुंचेंगे। ये है हमारे पास वेक्टर और स्केलर के यूज। ये काम आते हैं रियल लाइफ में, जब किसी को एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके सही तरीके से जाना हो। ये नहीं कि ट्रायल और एरर कर करके, बहुत बार ना करने की बजाय एक बार फिजिक्स में कैलकुलेशन करो, समझो, काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? आ गई तो बिल्कुल अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ सकते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। जी, तो अगला क्वेश्चन है, so that for any two vectors a and b, if the sum and difference of the vectors are perpendicular to each other, the vectors are equal in magnitude। तो हमें ये बताना है कि वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और वो कब बताना है? जब उनका सम और डिफरेंस परपेंडिकुलर हो। हम्म निकाल लेते हैं भाई। देखो, सबसे पहली बात, जो ये फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमें दिया हुआ है एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, इनका सम कितना होगा? तो वो लिख सकते हैं हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात सही है। और डिफरेंस कितना होगा?
सर डिफरेंस होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या ये बात सही है? अब इनको अगर हमें परपेंडिकुलर दिखाना, ये परपेंडिकुलर हैं, अब मैग्नीट्यूड में इक्वल दिखाना है, तो क्या करें? जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो मैंने बताया था कि वहां पर आप लगाइए उसका स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ताकि उसके लेफ्ट के राइट वाला पार्ट जीरो हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं जरा देखिए, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी जब करते हैं तो क्या आता है? ए बी कॉस थीटा। और अगर परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 डिग्री बनेगा। अगर थीटा 90 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। यहां कैलकुलेशन की नीड नहीं है। इसलिए जब कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनके डॉट प्रोडक्ट फाइंड करिए। करिए इसको, चलिए भाई आ जाइए ना। नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। इसमें लगा सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सीखी नहीं है आपने, मैं सिखा देता हूं। इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो ए वेक्टर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी, तो फिर बी वेक्टर को भी करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है भाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है दोनों के साथ, तो ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, यही तो होता है ना। इसलिए बी वेक्टर को भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं आगे, ए डॉट ए वेक्टर, बात ठीक है, माइनस लगेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बात ठीक है। अब इसको करेंगे हम बी डॉट ए के साथ, बी ए है ना, माइनस बी डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। जरा देखिए एक बात, ए डॉट बी और बी डॉट ए, हमने सीखा है भाई कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो ए वेक्टर, फिर से लिख देता हूं मैं, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होगा? ए बी कॉस थीटा, है ना भाई, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है। और अगर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें तो क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। अब देखो भाई, मैग्नीट्यूड है ना, तो 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2, आंसर तो 6 ही आएगा। लेकिन अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता तो यहां पर एक यूनिट वेक्टर आता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर, और उसकी वजह से डायरेक्शन पलट जाती है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में ए डॉट बी बी डॉट ए को इक्वल नहीं दिखा सकते, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बी डॉट ए को इक्वल दिखा सकते हैं। अब इसी बात को मानते हुए, समझते हुए, हम ये कह सकते हैं कि सर देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा। अब ए डॉट ए क्या होगा? ये होगा सर ए स्क्वायर। क्यों होगा? देखिए इधर, अगर ए डॉट ए करेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा, और जब दोनों वेक्टर सेम हो तो पैरेलल होते हैं। कॉस कितना होता है? जीरो, जीरो मतलब 1, तो ए स्क्वायर बचेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? बचेगा ना ए स्क्वायर। जिसको समझ में नहीं आया वो बताइए, मैं कमेंट में बताऊंगा। माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। क्या हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर काट दो, तो क्या दोनों वेक्टर इक्वल नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए, दोनों वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ही तो है। हो गया काम, हमें जो करना था हमने वो कर दिया, राइट। आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन। हम्म अब फिफ्थ क्वेश्चन में, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, और हमें वो दोनों वेक्टर नॉन जीरो हैं, हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि इस तरह से है। तो देखिए, अगर हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इस तरह से, इक्वल अगर मैग्नीट्यूड दिया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? उनके बीच में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का फॉर्मूला रखकर। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। तो यही चीज हमें वहां भी करनी है। यहां पर इनके सम का जब मैग्नीट्यूड है, देखिए मैं आपको दोबारा सिखाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। जब एक वेक्टर ऐसे होता है ए, दूसरा वेक्टर ऐसे होता है बी, ठीक है ना, या तो राइट एंगल मान लीजिए ताकि आसान पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, राइट एंगल मान लो। तो हम क्या करते थे, ये इसकी होती थी रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को क्या लिखते थे आप? इसको लिखते थे आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता था तो हम इस पे क्या करते थे भाई? पाइथागोरस, है ना। हम्म जब इसका मैग्नीट्यूड करना होता था तो हम क्या करते थे? पाइथागोरस, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर है ना, और 90 डिग्री हो तो cos 90 0। हमें वही तो करना है, हम वही करने जा रहे हैं। जरा देखिए क्वेश्चन की हालत, ये कह रहा है कि सर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बात ठीक है ना, और रूट लगा लेंगे। क्या वहां पर भी कर लेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको फॉर्मूला पता होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, है ना, रूट का। अब ये बनेगा। अब देखो दोनों तरफ इक्वल है, तो रूट से रूट कट सकते हैं क्या? बिल्कुल कट सकते हैं। तो मैं काट देता हूँ रूट से रूट, है ना। वैसे रूट से रूट ऐसे मैथमेटिकली नहीं बोलते हम इसको, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ। हम्म रूट से रूट कट गया। देखिए यहाँ भी प्लस का ए स्क्वायर है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4ab cos थीटा। वहां क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, 0। अब अगर आप एंगल निकालोगे यानी cos थीटा, तो भाई साहब देखिए 4ab डिवाइड में आएगा और 0 के डिवाइड में जो भी है वो 0 हो जाएगा। तो थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री का। बात सही है क्या? कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। डिटरमाइन द एंगल, वही एंगल कितना निकला? 90 डिग्री। बात क्लियर? समझ में आई बात? चलिए वेरी गुड। अब हम तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, हमें ये शो करना है ना। चलो कर लेते हैं भाई। सो देखिए 6th क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर दो वेक्टर ऐसे दिए हों और हमें इस तरह के रिजल्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इक्वल दिखाना हो, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। भाई शो करना हो, प्रूव करना हो, ऐसे चीजों में हम एलएचएस को अलग सॉल्व करते हैं, आरएचएस को अलग। लेकिन यहाँ आरएचएस ऑलरेडी सॉल्व है, तो एलएचएस को करते हैं सॉल्व, है ना। तो एलएचएस एलएचएस को करेंगे तभी जाके सो मानेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर है। बोलिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी का, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, प्लस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, यहां पर हम ये देखिए साफ साफ बात है भाई। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड बोला है, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर नहीं लिखा, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। अब यहां पर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? क्या सर यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा? जी बिल्कुल बचेगा यहां पर, है ना। एलएचएस पर तो क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है? होती है। इसीलिए यहां क्या बचा लेफ्ट हैंड पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या वही आरएचएस पे नहीं है? और यहां मल्टीप्लाई है। हाँ, क्या वही आरएचएस पे नहीं है? बिल्कुल है आरएचएस पर। इसीलिए हम कह सकते हैं भाई नाउ वी कैन से एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, देयरफॉर जो हमारे पास रिजल्ट था वो आपस में क्या है? इक्वल, राइट ना। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी उसका स्क्वायर इक्वल किसके है? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के। क्या बात समझ में आई? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। क्या आगे बढ़ सकते हैं अपन? ठीक है, आप इसकी थोड़ा सा समझ लो, फोटो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भाई अ प्रोटॉन हैविंग अ स्पीड ऑफ दिस, तो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है इसलिए लिख करना पड़ेगा। गिवन डाटा क्या क्या है? प्रोटॉन की स्पीड दे रखी है, तो स्पीड ऑफ प्रोटॉन, a proton having a speed of 5 times 10 to the power 6 meter per second, am I right? बिल्कुल। moves vertically upward in a uniform magnetic field। ओ भाई साहब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है, तो बी से डिनोट करते हैं। 12th में सीखा होगा, जिन्होंने मेरे साथियों नहीं सीखा है मुझे आप बताइएगा, मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी? फोर्स, यहाँ फोर्स बोली है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंडर अ फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना भाई? ये है 8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन, और ये कहां पर है? टूवर्ड्स वेस्ट। ये कमाल की बात है यार, ये फोर्स वेस्ट की तरफ एक्ट कर रही है। पार्टिकल कैसे जा रहा है?
वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, राइट ना? बिल्कुल। सो व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑन इट, अब इस पर कोई फोर्स नहीं है, इट मूव्स हॉरिजॉन्टली इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा, जब कोई फोर्स नहीं लग रही तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो निकालना है वो यहां लिख लो, टू फाइंड, हाँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नंबर वन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी में क्या करना, सेकंड वाले पार्ट में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और क्या दिया है, प्रोटॉन का चार्ज, वो तो हमें पता है कि नोन है, वो तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, सेम इलेक्ट्रॉन के जितना, 1.6 टाइम 10⁻⁻19 कूलम। क्या बात ठीक है? बिल्कुल। तो हम इसको कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन को करें उससे पहले एनालिसिस। क्या इसके रिलेटेड आपने कोई फॉर्मूला सीखा है, पढ़ा है 12th क्लास में? जिन्होंने सीखा है तो ठीक है, नहीं सीखा तो बताइएगा, मैं बता देता हूं। वो थे लॉरेंट्ज फोर्स, और फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना? ये अब इस क्वेश्चन में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन बताई है, वो ये बोली है कि when there is no force on it, it moves horizontally। जब मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, नहीं है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बता सकते हैं। ऐसे में देखिए, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये दोनों पैरेलल होती हैं तो ये एंगल जीरो हो जाता है, तो फोर्स भी कितनी हो जाती है, जीरो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो। यानी कि अगर पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो मैग्नेटिक, अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ होगी। इसलिए डायरेक्शन तो पता लग गई है, टुवर्ड्स नॉर्थ। क्योंकि जब कोई फोर्स नहीं होती है तब मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल यानी प्रोटॉन के जाने की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, सेम, पैरेलल, टुवर्ड्स नॉर्थ। सही है ना? बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो वो नीचे की तरफ है ना, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता तो हम उसको नीचे मानते, है ना, तो उसको हम साउथ ले लेते, क्योंकि हमें साफ साफ पता है कि जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। अब करंट की डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होती है, करंट की डायरेक्शन प्रोटॉन के अलॉन्ग, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होता तो मैग्नेट जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ होती, फिर तब जाके जीरो होता, है ना, यानी करंट नीचे की तरफ होती फिर। अगर ओके, चलो ये बात तो क्लियर है। अब हमें फाइंड करना मैग्नीट्यूड, तो हम उससे फाइंड कर सकते हैं फोर्स के फॉर्मूले से, ठीक है ना? आप कहेंगे सर कि जब फोर्स है ही नहीं तो हम क्यों मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं? ठीक है भाई, वो तो बात ठीक है आपकी। इसने बोला व्हेन देयर इज नो फोर्स, इसने एडिशनल टर्म जोड़ी तो है कि व्हेन देयर इज नो फोर्स, जब फोर्स नहीं है तो ऐसे जाता है, लेकिन जब फोर्स है तो चलता ही है वो तो। भाई फोर्स के डायरेक्शन में अगर किसी भी प्रोटॉन को किसी फोर्स में एंटर कराएंगे तो फोर्स लगती है ना, क्योंकि एक तो प्रोटॉन के खुद चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई है, जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी तो फोर्स तो लगेगी लगेगी। इसीलिए हमें वही फोर्स दी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि प्रोटॉन के चलने की वजह से कितनी बन रही है, या फिर ऐसा बोले हम उस रीजन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। प्रोटॉन की तो ठीक है, इस फॉर्मूले में जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, पता है कौन सी होती है? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन की नहीं होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, जो वहां पर पहले से अप्लाइड है, ये वो है। तो प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ये, ओके ना? तो हमें वही निकालनी है कि रीजन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। सॉल्व करा दूं मैं? तो मेरे साथियों सॉल्व कर लेते हैं। F इक्वल्स टू क्यू वी बी, ठीक है? हाँ, और टूवर्ड वेस्ट बोली है यार, अगर आप ध्यान से देखो तो ये फोर्स यहां लगी है ना, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो आप साफ साफ देखो ये तभी पॉसिबल होता है जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। ये देखो ऐसे, यहां पर फोर्स लग रही है ना, और करंट यहां पर है, जब ये दोनों आपस में राइट एंगल हो, एक है ना, ये देखो ये राइट एंगल, ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, राइट एंगल होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी राइट एंगल है, ये जो इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये भी मैग्नेटिक फील्ड है
तभी जाकर फोर्स भी राइट एंगल बनेगी। बात समझ में आ रही है ना मेरी? तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी राइट एंगल है। अगर वो राइट एंगल है तो एफ वी बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, वो खत्म। हमें फोर्स को वेक्टर नहीं निकालना, हमें केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। कितना है भाई ये? 8 इंटू 10⁻⁻14, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है अपने को 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। आगे का काम कर लेते हैं। मल्टीप्लाई वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी रखनी है उसके बाद, और वो कितनी है? 5 टाइम्स 10⁻6 मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, अपने को बी निकालना है तो ये सारी चीजें डिवाइड में हो जाएंगी। तो 8 इंटू 10⁻⁻14, ओके ना। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आएगा भाई? 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80, तो ये 8 हो जाएगा, और 10 की पावर ये -13 हो जाएगा। क्या बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ काट लेते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई में है। थोड़ी जगह बनाता हूँ मैं। अब काफी में तो आप सबका आंसर आ ही गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब तो उसके आगे बस एक फॉर्मेलिटी बची कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई डिवाइड की ना, तो उसको हम कर लेते हैं सॉल्व। चलिए, तो अब 10 की पावर -14 है यहाँ पर, ये डिवाइड में आएगा, 10 की पावर -13 ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 10 की पावर -14 प्लस में 13, है ना, पावर ऐड हो जाएगी इसकी जाते ही, 10 की पावर -1 बचेगा, यानी कि 0.1 टेस्ला। क्योंकि सारी चीज हमें यूनिट, जो यूनिट है इसमें, वो सारी की सारी किस में दे रखी है? ये देखो, न्यूटन किस में दे रखा है आपको? ऐसा यूनिट में। तो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला होती है, तो 0.1 टेस्ला होगा इसका आंसर। क्या बोलते हैं? यहां तक आपको समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट जो इसमें और बाकी के क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है ना, बाकी जब हम पूरा एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे तो ये जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे अब उनको समझने के लिए आप अब अगली बार आराम से बैठिएगा, तब समझेंगे, ठीक है ना। अभी पहले 7 क्वेश्चन को बड़े समझिए, प्रैक्टिस करिए, तब तक हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।